देखिए इंडस्ट्रियल दो एस्पेक्ट हम लोग देख लिए थे, एक कॉपरेशन और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट। आप इंडस्ट्रियल कॉपरेशन के हम लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट धनात्मक प्रभाव। इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, समझे। यहाँ भी साइंस काम करता है, साइंस काम करता है, समझे। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, वहाँ सर्टेन निगेटिव इम्पैक्ट। जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, क्या देख के? पॉजिटिव इम्पैक्ट देख के। और उनको गोली मारी गई निगेटिव इम्पैक्ट देख करके। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कहता है नहीं, क्रिया होगा तो प्रतिक्रिया होगा, तो इससे क्या होगा कि बैलेंस होता है। तो यही है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का अधिक है और निगेटिव इम्पैक्ट इसके सर्टेन है। लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। यानी इंडस्ट्रियल कॉपरेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट है लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट भी है। अब ये हमको देखना है कि इसके इंडस्ट्रियल कॉपरेशन के निगेटिव इम्पैक्ट कौन कौन से हैं। हम लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें, अब निगेटिव इम्पैक्ट इसके कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला निगेटिव इम्पैक्ट है कि पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। यानी श्रमिकों के शोषण की संभावना। अगर श्रमिक अपना जेन्युइन डिमांड नहीं करे तो मालिक भी क्या करेगा? उसके प्रॉब्लम को इग्नोर करेगा नहीं। हो सकता है कि उसका शोषण शुरू कर दे। जैसे महंगाई बढ़ रही है तो वैसी स्थिति में मजदूरी भी बढ़ना चाहिए, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, रियल वेज घट रहा है, श्रमिक डिस्प्यूट नहीं कर रहा है, कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है, तो एम्प्लॉयर भी चुपचाप सोए हुए हैं। तो एम्प्लॉयर को जगाने के लिए कि आप महंगाई के हिसाब से हमारे वेज को रिवाइज कीजिए, उसको क्या करना पड़ेगा? कन्फ्लिक्ट करना पड़ेगा। अगर कॉपरेशन कंटिन्यू करे तो उसका शोषण होगा नहीं, उसका शोषण होगा। तो यहाँ एक सबसे बड़ा सिचुएशन देखा जाता है कि अगर इंडस्ट्रियल कॉपरेशन कंटिन्यू करता है, इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट कभी नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में वर्कर के शोषण की संभावना रहे। अब दूसरे साइड से देखिए, दूसरे साइड से, अब एम्प्लॉयर के साइड से देखिए। अगर एम्प्लॉयर किसी मुद्दा पर वर्कर के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं उत्पन्न करे तो वर्कर भी क्या करेगा? मोनोपोली करे, मनमानी करेगा, नहीं समझे। तो मोनोपोली ऑफ वर्कर्स एट वर्क, कार्य पर श्रमिक के मनमानी भी क्या होगा? बढ़ जाएगी, नहीं समझे। वो काम करे या नहीं करे, एम्प्लॉयर तो कन्फ्लिक्ट कर नहीं रहा है, उसको तो अंदर डर से है नहीं, तो वहाँ इसकी भी मनमानी क्या होगा? बढ़ सकता है, समझे। इसकी भी मनमानी बढ़ सकता है। अगला कि कुछ ऐसे होते हैं जो वर्कर के शोषण से रिलेटेड होते हैं, और कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो वर्किंग कंडीशन को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे ये रूफ है, छत है, ये छत क्रैक किया, वर्कर काम कर रहा है, वर्कर मतभेद इस पर नहीं कर रहा है कि हम टूटा हुआ छत के नीचे काम नहीं करेंगे, ये मशीन जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, हम काम नहीं करेंगे, वो किसी तरह से उसको टॉलरेट कर रहा है, तो क्या होगा? कभी एकाएक बहुत मास कैजुअलिटी हो सकता है, मास कैजुअलिटी हो सकता है, समझे। तो वर्कर अगर शांति से रहे तो वहीं एक बड़ा विस्फोट के रूप में दिखाई दे सकता है, समझे। यानी कि इरेडिकेशन ऑफ प्रॉब्लम जो है वो संभव नहीं होगा, नहीं। नो इरेडिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्क, कि कार्य से संबंधित समस्या है उसका समाधान नहीं होगा,
तो पता चलेगा कि एकाएक जो है कार्य डिस्टर्ब होगा नहीं। लैक ऑफ इरेडिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्क एंड वर्कर्स एंड वर्क कर देते हैं, यानी कार्य और श्रमिक से संबंधित जो समस्या का समाधान है उसका अभाव हो जाएगा। क्योंकि बहुत ऐसे समस्या है जो श्रमिक जानता है, लेकिन उस समस्या के बारे में मैनेजमेंट को या एम्प्लॉयर को पता नहीं रहता है, समझे। तो जब तक वो हाईलाइट नहीं करेगा तब तक उस प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं जाएगा मैनेजमेंट का, ठीक है। तो ये सर्टेन 2-4 जो है वह इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, समझे, इसके नेगेटिव ही है। और जैसे यहाँ कन्फ्लिक्ट होगा ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अगर केवल कोऑपरेशन रहे तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा। इसलिए क्या ज़रूरी है, कन्फ्लिक्ट भी ज़रूरी है। तो कहता है, यहाँ कहा जाता है कि नोट कर लिए, तो यहाँ कहा जाता है कि अगर इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन कंटिन्यू रह रहा है तो वहाँ कभी कभी इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट भी होना चाहिए। यानी कि अगर यह ड्यूरेशन है 1 ईयर का तो ठीक है, कोऑपरेशन जो है वो 363 दिन तक रहे, लेकिन इतना दिन क्या रहे, कन्फ्लिक्ट रहे, 2 दिन कन्फ्लिक्ट भी रहे। इसमें जितने भी वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वर्कर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सब हाईलाइट हो जाएगा। वर्कर की मोनोपोली नहीं होगी, वर्कर की शोषण की संभावना नहीं होगा, समझे, सारा क्यूरेटिव मेजर्स हो जाएगा। क्योंकि जब भी कन्फ्लिक्ट होता है 2 आदमी के बीच में तो दोनों एक दूसरे की बड़ाई नहीं करते हैं, क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे की कमजोरी को उजागर करते हैं, उसके कमजोरी को उजागर करते हैं कि ये इसका ड्रॉबैक्स है, और इस ड्रॉबैक्स को वो हाईलाइट करता है, समझे। तो यहाँ कहता है कि इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन नो डाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट भी हो। अगर ऐसा सिचुएशन है तो यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की फ्रीक्वेंसी जो है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट रहता है, हाईएस्ट लेवल पर रहेगा, ठीक है। यानी कि 1 साल के दौरान 363 दिन क्या रहे, कोऑपरेशन, 363 दिन कोऑपरेशन और 2 दिन कन्फ्लिक्ट। तो यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हाईएस्ट होगा, ठीक है। अब क्या कीजिए कि इसको डिक्लाइन कीजिए। अगर ये पिलर इसके साइड में भागेगा नहीं, ये क्या होगा, ये बढ़ेगा। ये जैसे पिलर इधर भाग रहा है तो कॉपरेशन क्या हो रहा है, कॉपरेशन का पीरियड कम हो रहा है और कन्फ्लिक्ट का पीरियड बढ़ रहा है। तो वैसे वैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा। यानी कि 365 दिन में अगर 340 दिन कॉपरेशन रहे तो वहाँ डेवलपमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्लाइन कर जाएगा। अगर 180 दिन कॉपरेशन रहे और डिक्लाइन कर जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे ये पीरियड कॉपरेशन का पीरियड कम होगा, इसका डाउनसाइजिंग होगा, वैसे वैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, वो डाउन हो जाएगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की फ्रीक्वेंसी भी, तीव्रता भी ये डाउन हो जाएगा। इसीलिए कहता है क्या कि इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को पॉजिटिव इंडस्ट्रियल रिलेशन कहा गया, लेकिन इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट के इम्पोर्टेंस को इनकार नहीं किया गया। कहा गया कि हमेशा कोऑपरेशन ही नहीं रहना चाहिए, बीच बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होना चाहिए, जिससे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की फ्रीक्वेंसी अपर लेवल पर रहे। जैसे कॉन्फ्लिक्ट होगा सारे समस्याएं कहाँ आ जाएंगे, प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट जो है
वह है इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट जब होगा तो दोनों दल एक दूसरे को किस तरह की, किस नज़र से देखेंगे? दुश्मन के नज़र से, इनेमी के नज़र से। दोनों एक दूसरे के लेग पुलिंग की कोशिश करेंगे? नहीं। अगर यहीं बढ़ जाए तो विवाद होगा, और बढ़ जाए एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे? तो जब दोनों दलों के बीच में, एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में मतभेद की स्थिति हो, दोनों दल एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हों, नहीं, तो वैसी स्थिति को हम लोग इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट कहें। अब ये क्यों उत्पन्न होता है, क्या रीज़न है? तो इसका मैसिव रीज़न है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये किस कारण होता है? इसका मेन रीज़न जो है वो है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कुछ अदर कॉजेज भी होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड नहीं होते हैं, समझे? लेकिन अदर कॉजेज भी होते हैं। अब इसको अगर देखिएगा तो तब देखिएगा कि मैक्सिमम डिस्प्यूट जो है 99% डिस्प्यूट किसके लिए होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर होता है, समझे? 1% डिस्प्यूट ही अदर कॉजेज से होता है, नहीं समझे? यानी मोर देन 99% डिस्प्यूट होता है ड्यू टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मोर देन 99%, समझे? ये अदर कॉजेज में क्या होगा? लेस देन 1% या अप टू 1% भी कह सकते हैं। एक % तक विवाद होता है जिसमें अदर कॉजेज होते हैं, और मोर देन 99% डिस्प्यूट होता है, उसका मेन कॉज होता है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नियोजन की शर्त और दशा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कि डिस्प्यूट का भी मेरिट होगा और डिस्प्यूट का भी क्या होगा? डिमेरिट होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो 2 बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को आप अपने से खुद एक्सप्लेन कर दीजिएगा, समझे? अपने से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कैसे दिमाग लगाना है? कैसे दिमाग लगाना है? देखिए, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन का जो मेरिट होगा उसको जैसे एडवर्स कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट का डिमेरिट हो जाएगा। उसको एडवर्स कर दीजिएगा तो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट का डिमेरिट हो जाएगा। इंडस्ट्रियल कॉपरेशन का जो डिमेरिट होगा उसको अगर एडवर्स कीजिएगा तो वह इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट का क्या बन जाएगा? मेरिट बन जाएगा। ठीक है, अब एक हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल कॉपरेशन का एक मेरिट देखते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन का एक मेरिट देख के हम लोग इसको समझ सकते हैं। इंडस्ट्रियल कॉपरेशन का एक मेरिट बोलिए। मेरिट जैसे मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस, इंडस्ट्रियल पीस। अब इसका डिमेरिट बनाना है तो क्या कहेंगे? उलट के कैसे बोलेंगे? लैक ऑफ
इंडस्ट्रियल पीस, वहाँ कैसे बोल देंगे? लैक ऑफ इंडस्ट्रियल पीस। नहीं समझे? यहाँ मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस, और वहाँ कन्फ्लिक्ट का जब मेरिट बताएंगे, डिमेरिट बताएंगे, वहाँ क्या कह देंगे? लैक ऑफ इंडस्ट्रियल पीस, उसका डिमेरिट हो गया। नहीं, यहाँ इसका एक डिमेरिट हम लोग देखें, बोलिए। पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, possibility of exploitation of workers, ठीक है, यानी श्रमिकों के शोषण की संभावना, इसको एडवर्स गियर में ले जाइए। बोलिए। नो पॉसिबिलिटी ऑफ, वेरी गुड, सॉरी, इसको जब बोलना होगा, इसको इसके मेरिट के रूप में बोलना है, तो जस्ट एडवर्स कीजिए। नो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। तो दो बार याद करने की जरूरत नहीं है, जो उसके मेरिट्स को जैसे रिवर्स कर दीजिएगा, इसका डिमेरिट्स हो जाएगा, और इसके डिमेरिट्स को, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन के मेरिट्स को जैसे रिवर्स करके बोलिएगा, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट का क्या हो जाएगा? डिमेरिट हो जाएगा। और इसके डिमेरिट्स को जैसे रिवर्स करके बोलिएगा, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन का, कॉन्फ्लिक्ट का मेरिट बन जाएगा। बात समझे? नहीं, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन के मेरिट्स को रिवर्स जब कीजिएगा, रिवर्स करके बोलिएगा, मैंने उल्टा करके बोलिएगा, तो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट का क्या बन जाएगा? डिमेरिट्स बन जाएगा। इसके डिमेरिट्स को जब रिवर्स करके उल्टा बोल दीजिएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? मेरिट बन जाएगा। जैसे यहाँ था कि मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस, तो मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस इसका मेरिट था, ये इसका मेरिट था, और इसको हम रिवर्स करके कैसे बोल दिए? लैक ऑफ इंडस्ट्रियल पीस, यानी कि औद्योगिक शांति का अभाव। जस्ट इसको रिवर्स करके बोल दिए, लैक ऑफ इंडस्ट्रियल पीस। जैसे वो बोल दिए, वो क्या बन गया? उसका डिमेरिट बन गया। यहाँ इसका एक डिमेरिट था इंडस्ट्रियल कॉपरेशन का, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, नहीं, डिमेरिट था। लेकिन जैसे उलट के बोले कि नो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, ये इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट का क्या बन गया? मेरिट बन गया। तो इसमें हमको 2 बार 3 बार रटने की जरूरत नहीं है। यही है विद्वता, इसी को कहते हैं विद्वता। ये ज़्यादा रटने से अच्छा है कि टेक्निक समझ गए कि कैसे हम रिवर्स कर देंगे तो वो बन जाएगा। अब रिवर्स कर दीजिए तो 12-14 पॉइंट याद है, और उसी को जब एक्सप्लेन कीजिएगा तो ऑटोमेटिक रिवर्स करके 14 दूना 28 बन जाएगा। समझे? ये चीज़ है। चलिए अगला ही, अब आगे देखिए। अब ये हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल कॉपरेशन और इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, ये हम एक्सेप्ट किए हैं कि बोथ आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन। ये दोनों क्या है? सिक्का के 2 साइड हैं। और ये भी कहे थे कि अगर एक दिखाई देगा तो दूसरा क्या रहेगा? हाइड रहेगा। यानी सिक्का का अगर हेड दिखाई दिया हाथ पर तो टेल कहाँ होगा? हाइड होगा। और टेल दिखाई दे तो हेड हाई होगा। यानी कि इंडस्ट्री में अगर कॉपरेशन दिखाई दे, कॉन्फ्लिक्ट छुपा रहेगा, और कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे, कॉपरेशन छुपा रहेगा। ये चीज़ हम जानते हैं। अब नया चीज़ हम लोग देखें। जैसे कॉपरेशन है, इंडस्ट्री में कॉपरेशन है, और ये हुआ कॉन्फ्लिक्ट।
कॉपरेशन चेंज होके क्या बन रहा है, कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है। ठीक है, अब जैसे मानिए कि सिक्का है, इस सिक्का में हेड दिखाई दे रहा है, टेल कहाँ है, छुपा है। अब हेड से क्या हो गया, टेल हो गया। तो हेड से जैसे टेल हुआ, इससे क्या रिजल्ट निकला, अरे न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन, कौन लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट कि यह हेड ही कंटिन्यू रहता, टेल नहीं होता, तो एक बाह्य बल क्या किए, ये बाह्य बल से इसको उलट दिए। यानी कॉपरेशन है तो कॉपरेशन ही कंटिन्यू रहता, लेकिन क्या बन रहा है, कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है। इसका मतलब है कि कोई न कोई यहाँ फोर्स काम किया है। बात समझे, कोई बल लगा कॉपरेशन पर और उस बल ने कॉपरेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉन्फ्लिक्ट में। अब कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, फिर से न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, और जैसे खत्म होगा तो क्या बन जाएगा, कॉपरेशन। तो इसका मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट से फिर से कॉपरेशन हो रहा है। इससे क्या हम कंक्लूड करते हैं कि यहाँ भी एक फोर्स काम, ये फोर्स काम कर रहा है, समझे। यही फोर्स होता है जो हम कॉजेज बताए, वो कारण जो होता है वो फोर्स होता है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बहुत ऐसे सब्जेक्ट मैटर हैं जो ये कॉपरेशन को कॉन्फ्लिक्ट में चेंज कर देते हैं या कॉन्फ्लिक्ट को कॉपरेशन में चेंज करते हैं। ठीक है, अब किसी भी मैटर पर दो स्टूडेंट में विवाद हो रहा है, नहीं समझे, किसी भी मैटर पर दो स्टूडेंट में विवाद हो रहा है, यानी कि उस मैटर से एक अपना लाभ सोच रहा है या दूसरा अपना हानि सोच रहा है। अगर उस विषय के कारण दोनों लाभ है सोचता तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, या दोनों हानियां सोचता तभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, नहीं समझे। तो विवाद होगा जब एक लाभ सोचेगा और दूसरा हानि सोचेगा। अगर दोनों उस विषय के कारण लाभ सोचे कोई विवाद नहीं, दोनों हानि सोचे तभी भी कोई विवाद नहीं। एक उस विषय के कारण लाभ सोचे और दूसरा कहे कि इससे हमको कोई प्रभाव नहीं है, तब विवाद होगा कि नहीं होगा, तब वो नहीं होगा। एक अपना हानि सोचे और दूसरा कहे कि इससे हमको कोई प्रभाव नहीं है, तभी भी नहीं होगा, नहीं समझे। तो ये जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में जो विषय उत्पन्न होते हैं या जिस विषय को लागू करना है, जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय पर पॉलिसी ला रहे हैं, ये सब विषय वस्तु जो होते हैं उनकी अपनी प्रकृति होती है, और उसी आधार पर एक पार्टी लाभ दूसरा पार्टी हानि अगर महसूस कर रहे हैं तो वहाँ विवाद उत्पन्न होना ही है। इसको हम लोग एक दो एग्जाम्पल के तहत देख सकते हैं। कैसे, जैसे ये हो गया सब्जेक्ट मैटर, ये हो गया एम्प्लॉयर्स व्यू, ये हो गया वर्कर्स व्यू, ये हो गया रिमार्क्स। आप खुद जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट मैटर में SM1 करते हैं, SM1 करते हैं, SM1 से के कारण ये प्रॉफिट महसूस कर रहा है, इससे हमको नफ़ा होगा, और ये कह रहा है कि ना इससे हमको लॉस होगा, इससे हमको घाटा होगा, इससे हमको समस्या महसूस होगा। तो वहाँ रिमार्क्स में क्या रिजल्ट निकलेगा, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट
जैसे मानिए कि हम नया टेक्नोलॉजी के मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं। पहले मशीन 100 यूनिट प्रोडक्शन देता था, अब वो मशीन 500 यूनिट प्रोडक्शन करेगा। अब वर्कर तुरंत दिमाग में आएगा कि 500 जब प्रोडक्शन होगा उसका एक दिन में, तो 5 मशीन के जगह पर 1 मशीन, 5 वर्कर के जगह पर 1 वर्कर, 4 वर्कर की छटनी, समझे। अब वर्कर क्या कहेगा कि भैया देखिए आप छटनी नहीं कीजिए, 5 गो मशीनें लगा दीजिए, हम लोग 2500 बना देंगे, नौकरी नहीं जाए। तो जब तक विवाद नहीं करेगा तो एम्प्लॉयर का तो मनमानी से कर देगा काम। तो इस तरह से बहुत ऐसा विषय है जिस पर एक पार्टी लॉस महसूस करेगा और दूसरा पार्टी प्रॉफिट महसूस करेगा। ऑटोमेटिक क्या है, जैसे SM2 पर देखें, ये लॉस महसूस कर रहा है, ये प्रॉफिट महसूस कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। जैसे वेज रिवीजन का डिमांड, क्या वेज को रिवाइज कीजिए, तो वेज रिवीजन की बात जब भी आती है एम्प्लॉयर क्या महसूस करता है कि हमारा मुनाफा जो है थोड़ा कम हो जाएगा। वर्कर क्या महसूस करता है, इससे हमको लाभ होगा, वेज रिवाइज हो जाए, समझे। फैसिलिटी कोई बात आई देने के लिए, एम्प्लॉयर महसूस करेगा ये फैसिलिटी देंगे तो इतना हमको खर्च करना पड़ेगा। वर्कर महसूस करेगा कि नहीं ये फ़ायदा हो जाएगा तो इतना हमको बचत हो जाएगा। तो यहाँ ऑब्वियस है क्या दिखाई देगा, कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा। देखिए SM3 ये भी बेनिफिट लाभ होगा, ये भी बेनिफिट महसूस कर रहे हैं, क्या होगा, कॉर्पोरेशन। ठीक है, जैसे मानिए कि हम सेफ्टी मेजर्स एडॉप्ट कर रहे हैं, समझे। जो सेफ्टी मेजर्स है, सेफ्टी की सुरक्षा की व्यवस्था है कार्यस्थल पर, उसको हम क्या कर बना रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो एम्प्लॉयर समझेगा कि हम सुरक्षा की व्यवस्था उपकरण और स्ट्रॉन्ग अगर कर दें तो उससे एक्सीडेंट में वर्कर मरेगा नहीं। वर्कर अगर एक्सीडेंट में मरेगा नहीं तो हमारा इंडस्ट्री डिस्टर्ब नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, हमको कंपनसेशन लाखों रुपया नहीं देना पड़ेगा। और वर्कर क्या लाभ महसूस करेगा, लंबा समय तक नौकरी करेंगे, पोता पोती सबको गोद में खिला के मरेंगे नहीं, बहू आएगी पोता देखेंगे पोती देखेंगे नहीं, ये सब ये टोटल चीज़ उसके दिमाग में आएगा और अंदर अंदर जो है आत्मसंतुष्टि और खुशी उसको महसूस होगा, समझे। अगर एक्सीडेंट में मर गए तो कुछ नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे तो बेटा का क्या होगा, तो पत्नी का, ये सब टेंशन में रहेगा। और जैसे ये सुरक्षा उपकरण हम और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था, तुरंत क्या होगा, दोनों लाभ महसूस करेगा, कोई हानि नहीं महसूस करेगा, समझे। एक कुछ और सिचुएशन ऐसा आता है SM सब्जेक्ट मैटर 4 जिसमें ये भी लॉस महसूस करता है, ये भी लॉस महसूस करता है। तो यहाँ तो चोर चोर मौसेरा भाई हो जाएगा, यहाँ भी कॉपरेशन होगा, समझे, यहाँ भी कॉपरेशन होगा। कुछ ऐसे विषय हैं SM5 जो ये बेनिफिट महसूस करेगा कि हमको इससे लाभ होगा, आइए कहेगा कि हमको इससे कोई प्रभाव नहीं है। बोलिए, यहाँ भी कॉपरेशन रहेगा। कुछ ऐसे विषय होते हैं SM5 जो ये अपना लॉस महसूस करेगा और ये नो इफेक्ट महसूस करेगा, यहाँ भी ऑपरेशनल रहेगा। जैसे प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, नहीं बिका, इस महीना में बड़ा कम बिका, तो वर्कर कहेगा उससे हमारा क्या मतलब, हमारा जो सैलरी है वो तो देवे कीजिएगा। प्रोडक्ट जो है वह गोदाम में रखा गया और प्रोडक्ट खराब हो गया, तो वो फिर से कहेगा कि उससे हमारा क्या मतलब है, खराब हो गया तो आप कैसे थी, समझे। प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिका तो ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया, प्राइस इन्हांस किया, डिमांड के हिसाब से प्राइस बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ा के ज़्यादा कमा लिया, तो उससे वर्कर को क्या कोई प्रभाव, कहें कोई प्रभाव नहीं है। बहुत ज़्यादा कमाएंगे तो बोनस देंगे ना, तो बोनस भी अब देने की कोई बात नहीं है, घाटा में भी जाइएगा तो वो देना है, इसलिए वो तो स्टैट्यूटरी कानून है।
समझे। तो एम्प्लॉयर प्राइस बढ़ा करके ज़्यादा कमा भी लेता है तो वर्कर को टेंशन नहीं होता, कहा इफेक्ट अपने बढ़ा के कमाएं, समझे। हमको जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमारा जो है एग्रीमेंट है वो तो उनको देना ही है ना, ज़्यादा कमाएंगे तो बोनसवा तो देंगे ना, तो हमको क्या प्रभाव है प्राइस बढ़ाने से, समझे। प्रोडक्ट नहीं बिक तो इस तरह से ये होता है कुछ है कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन रहेगा ना, कोई प्रभाव, लॉस है और उसको भी लॉस है, कोई प्रभाव नहीं, समझे। एक बहुत रेयर फिनोमेना होता है, हाँ लॉकडाउन टाइप के, समझे, लॉकडाउन टाइप का कि एम्प्लॉयर समझा कि ह्यूज लॉस होगा, वही कहा कि हमको लॉस हो जाएगा, तो वहाँ तो कोऑपरेट करेगा ना एम्प्लॉयर का कि चलिए 1/3 आदमी को रख के काम कराइए, कॉमन लेवल पर प्रोडक्शन कराइए, नहीं समझे, हम लोग काम करेंगे ताकि आप भी जिंदा रहिए हम भी जिंदा रहें। तो इस तरह का सिचुएशन आता है, रेयर फिनोमेना है। कुछ ऐसा आता है जैसे SM7 कर देते हैं, समझे, ये महसूस करेगा नो इफेक्ट, ये बेनिफिट महसूस करेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे स्टैट्यूटरी फैसिलिटी कोई है, कोई कानूनी सुविधा देना है, समझे, जैसे कैंटीन देना है ना, 250 वर्कर पर कैंटीन अभी तक है, तो 250 वर्कर पर कैंटीन देना है, एम्प्लॉयर कैंटीन दे रहा है समझे, तो वो एम्प्लॉयर क्या महसूस करेगा, नो इफेक्ट, वो महसूस करेगा कोई प्रभाव नहीं, इसलिए कि अगर नहीं देते हैं तभी इफेक्ट हो जाएगा, तभी हमको पनिशमेंट हो जाएगा, आप देते हैं तो इसका हमको कोई प्रभाव नहीं महसूस करेगा, कहेगा कि ना नहीं तो हमारा कानून है तो देना ही है, लेकिन उससे वर्कर क्या महसूस करेंगे, बेनिफिट महसूस करेंगे, उससे वर्कर बेनिफिट महसूस करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी कोऑपरेशन रहेगा, एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा, समझे। तो ये सब्जेक्ट मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो कोई भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में विषय वस्तु जब चर्चा में आते हैं तो उस विषय वस्तु पर दोनों दल की अपनी क्या होती है, सोच होती है। अगर दोनों के से सोच जो है एक दूसरे से रिवर्स हो, एडवर्स हो, तो वहाँ क्या उत्पन्न होगा, अगर दोनों का सोच जो है क्लैश नहीं कर रहा हो तो वहाँ कॉपरेशन बना रहता है। यही कारण है कि मैक्सिमम समय तक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है, कॉपरेशन रहता है, तो समझे। आप कुछ सब्जेक्ट मैटर है जिस पर कन्फ्लिक्ट होता है, तो ये हर सब्जेक्ट मैटर का एक कैरेक्टरिस्टिक है जिस पर वो विवाद होगा या सहयोग होगा, समझे, विवाद होगा या सहयोग, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब जैसे इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रहे, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। जो दो फ्रेंड है, यहाँ लिख रहा है फ्रेंड ए और फ्रेंड बी, दो गो फ्रेंड है, इनके बीच में कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन है। ये साथ साथ दिखाई देंगे कि अलग अलग दिखाई देंगे, साथ साथ, एलॉन्ग विथ। और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, अब साथ साथ अलग अलग, सेपरेटेड, अलग अलग दिखाई देंगे, नो डाउट, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं। चलिए अब आइए,
फ्रेंड एक जगह पर हम लिख देंगे एम्प्लॉयर, अब फ्रेंड बी के जगह पर हम लिख देंगे हैं वर्कर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। फ्रेंड ए एम्प्लॉयर, फ्रेंड बी वर्कर्स, इनके बीच में कॉपरेशन है। साथ साथ इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट है। हैं? तब ये साथ है साथ। तब ये साथ है साथ कहाँ? इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हड़तालों करता है तभी ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, नहीं समझे? तो ये कॉपरेशन रहे तभी भी साथ साथ, कॉन्फ्लिक्ट रहे तभी भी साथ साथ, समझे? यानी कि दोनों की आस्था और विश्वास कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट में एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ रहता है। एक ऑथर हैं, ऑथर का नाम है मेलिस एंड मोंटोगोमरी। दो ऑथर हैं, मेलिस एंड मोंटोगोमरी। इनकी किताब का नाम है ऑर्गेनाइज्ड लेबर। कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है इज क्वाइट डिफरेंट टू सोशल रिलेशनशिप, के सामाजिक संबंध से भिन्न है इंडस्ट्रियल रिलेशन। क्यों भिन्न है? कि सोशल रिलेशनशिप में, कॉपरेशन में दोनों दल एक साथ दिखाई देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में दोनों आदमी अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन में दोनों दल हैं, एक एम्प्लॉयर है एक वर्कर है, समझे? एक कॉपरेशन में भी साथ साथ होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट में भी साथ साथ होते हैं, समझे? और कहाँ रहते हैं? इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? और फिर से एक और बात बोले कि इफ यू वांट टू डिफाइन द इंडस्ट्रियल रिलेशन इन द टर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप, यदि हम चाहते हैं कि औद्योगिक संबंध को सामाजिक संबंध के रूप में परिभाषित करें, समझे? अगर सामाजिक संबंध के रूप में परिभाषित करना है तो हमको कहना पड़ेगा, अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन को किस डिफाइन करना है, किस रूप में? सोशल रिलेशनशिप के रूप में। सोशल रिलेशनशिप के तहत इसको डिफाइन करना है तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है? कि इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिशनल वाइफ एंड हस्बैंड। परंपरागत पति पत्नी का संबंध मानेंगे, जिसके लिए पति के लिए पत्नी क्या होती है? लक्ष्मी होती है। अब पत्नी के लिए पति जो है देवता भगवान होता है। और 7 जन्म, एक जन्म का ठिकाना नहीं रहता, 7 जन्म का रिश्ता, नहीं समझे? तो एक जन्म में झगड़ा हुआ तो 7 जन्म तक पीछा करेगी, यही ना? तो कहा कि ट्रेडिशनल वाइफ हस्बैंड है। क्यों ट्रेडिशनल वाइफ? वाई नॉट मॉडर्न? समझे? तो कहा कि देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन इन केस ऑफ ट्रेडिशनल वाइफ एंड हस्बैंड, इट इज़ फाउंड ओनली इन केस ऑफ मॉडर्न सिस्टम। अगर आधुनिक पति पत्नी है तो वहाँ जहाँ झगड़ा होता है, चल डाइवोर्स दे, तू हमको दे या हम तुमको देते हैं, चल तू अपना उधर जा, हम अपना उधर जा रहे हैं। लेकिन ट्रेडिशनल में ना, वो एक चाटा मारा, 5 को गाली दे दी, वो 5 को गाली दे दिए तो वो कुछ बोल दिया, फिर से 1 दिन 2 दिन के बाद फिर से नॉर्मल होते होते ख़त्म, समझे? तो आप देखिएगा कि जहाँ भी ट्रेडिशनल वाइफ और हस्बैंड है
उसमें कभी सेपरेशन की बात दिमाग में आता ही नहीं है कि हम लोग को एक दूसरे से सेपरेट होना है, तलाक लेना है, समझे, कहीं उसके दिमाग में नहीं आता है। बस वो गाली गलौज, मारा पीटी, 2 महीना मैके गए, इधर से गए बुलाने लाए, ससुर डांटा, समझाया, बाबू ऐसे क्या करते हो, इज्जत जाएगा, फिर से वापस आ गई, फिर से बात खत्म। अब मॉडर्न में ससुर के यहाँ नहीं जाता है, मैके नहीं जाती, वो सीधे कोर्ट में जाती है वो, या वो जाता है, बात खत्म। तो कहा कि अगर इसको सोशल रिलेशनशिप के रूप में डिफाइन करना है तो एक ट्रेडिशनल वाइफ हस्बैंड है उसी के रूप में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। बिकॉज इवन इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देयर इज नो एनी कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड, कोई उनके बीच कंसेप्ट नहीं है, समझे। तो अगर ये सामाजिक संबंध के रूप में परिभाषित करते हैं तो हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। ये ठीक है, जिस तरह से वाइफ हस्बैंड में झगड़ा होता है, बाहरी लोग झगड़ा लगा देता है, यहाँ भी झगड़ा बाहरी लगा सकता है। नहीं, आपस में कोई मैटर है उस पर झगड़ा होता है तो यहाँ भी आपसी मैटर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट में होता है, समझे। यहाँ भी बाहरी लोग झगड़ा लगा सकता है, वहाँ भी बाहरी लोग झगड़ा लगा लेता है, लेकिन इसमें कभी भी दोनों पार्टी में सेपरेशन की भावना नहीं आती है। अगर यहाँ देखिए लेट इट कि कॉन्फ्लिक्ट में ए अलोंग विथ के जगह पर क्या हो जाएगा, सेपरेटेड कर दीजिए, तो जैसे इंडस्ट्री में वर्कर सेपरेटेड हो गया वो इंडस्ट्री क्या हो गया, 0, इंडस्ट्री बराबर टेंड्स टू 0, इंडस्ट्री का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, समझे। बिना एम्प्लॉयर और वर्कर का इंडस्ट्री का कोई नहीं, वो स्मॉल स्केल माने वो क्या कहिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला इंडस्ट्री हो जाएगा, समझे। तो बड़ा इंडस्ट्री की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ही कल्पना कर सकते हैं, समझे। तो ये हमारा था इंडस्ट्रियल रिलेशन के एस्पेक्ट, समझे, एस्पेक्ट।